अमर बेल। उनसे होने वाली इस लंबी चौड़ी गुफ्तगू के चौथे दिन उमर अमेरिका चला गया। अलीज़ा ने इस बार पहली दफ़ा उसके जाने को संजीदगी से लिया था। वो उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। नाना और नानू ने उसे पिछले कुछ हफ्तों में होने वाले वाक़यात के बारे में कोई बात नहीं की। उनके लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि वो दोबारा कॉलेज जाने लगी है। उसकी खुद साख्ता कैद तन्हाई ख़त्म हो गई थी और शहला एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसके टेस्ट पहले की तरह अच्छे होने लगे थे, मगर उसकी पहले वाली संजीदगी और कमगोई अभी भी बरकरार थी। उमर ने वापस जाने के एक हफ्ते बाद उन्हें फ़ोन किया था। नाना ने बात करने के बाद उसने अलीज़ा से बात की थी। अलीज़ा को वो पहले से ज़्यादा पुरजोश और खुश लगा था। यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, उसने हमेशा वाली बेतकल्फ़ी के साथ अलीज़ा की आवाज़ सुनते ही कहा। अलीज़ा उसकी बात पर बच्चों की तरह खुश हुई। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, उसने जवाबन कहा। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि अलीज़ा सिकंदर जैसी हस्ती हमें मिस कर रही हैं। वापस आ जाऊँ, उसकी आवाज़ में शोखी थी। आ जाएं, अलीज़ा उसके अंदाज से महफूज हुई। आ जाऊँगा, मगर अभी नहीं। अभी मैं स्पेन जा रहा हूँ। क्यों? बस वैसे ही सैर तफरीह के लिए। कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, उसने इतला दी। वापस कब आएंगे? पाकिस्तान या अमेरिका? उमर ने पूछा। पाकिस्तान, चंद माह तक। आपने कहा था मैं सेशंस करवाना शुरू कर दूँ तो आप जल्दी आ जाएंगे, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है। तुम बाकायदगी से सेशंस के लिए जा रही हो? हाँ, फिर आप कब आएंगे? अलीज़ा ने एक बार फिर बेताबी से पूछा। पता नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम भी है, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। उमर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। वो मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने उमर से मज़ीद इसरार नहीं किया। उसे यकीन था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसे मैगज़ीन ज्वाइन किए 3 माह हो गए थे और ये 3 माह उसके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं हुए थे। वो जर्नलिज्म के बारे में जो ख्वाब लेकर इस मैगज़ीन में गई थी, वो पहले हफ्ते ही ख़त्म हो गए जब उसे कुछ गैर मुल्की मैगज़ीन ये कहकर दिए गए कि उसे इनमें शो बिज़नेस की खबरें मुंतखब करनी हैं। वो कुछ हक्का बक्का होकर सारा दिन वो मैगज़ीन्स देखती रहती। शैला उस दिन ऑफिस नहीं आई। अलीज़ा ने घर वापस जाते ही उसे फ़ोन किया। क्या हुआ भाई, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शहला ने उसकी आवाज़ से फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी वजह से परेशान है। अलीज़ा ने उसे सारी तफसील बता दी। तो फिर? शहला ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद बड़े इत्मीनान से पूछा। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम क्यों परेशान हो इस सब से? मैं परेशान क्यों हूँ? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि ये वो काम तो नहीं है जिसके लिए मैं वहाँ गई हूँ। अलीज़ा उसकी बात पर हैरान होते हुए बोली। आप किसके लिए गई हैं वहाँ? कोई तख्लीकी और चैलेंजिंग काम करने, गैर मुल्की मैगज़ीन से खबरें चुनने नहीं गई। हम क्या करेंगे वहाँ? बाहर की खबरें गैर मुल्की मॉडल्स के फैशन सूट्स की कॉपी करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि मॉडल अपनी होती है और फोटोग्राफ़र भी मेकअप और हेयर स्टाइल तक उन्हीं जैसा होता है। ये क्या चीज़ है जो हम अपने लोगों को दे रहे हैं? तफरीह। वो वाकई उकताई हुई थी। अभी तो जाना शुरू किया है वहाँ, इतनी जल्दी कोई नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें जर्नलिज्म की अलिफ बे का भी नहीं पता। थोड़ा अरसा वहाँ काम करेंगे तो कुछ पता चलेगा, कुछ तजर्बा होगा तो हम लोग ट्रेंड्स बदल भी सकते हैं। शहला ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। हम ट्रेंड बदल सकते हैं? क्या ट्रेंड बदल सकते हैं? गैर मुल्की मैगज़ीन्स में से चोरी की जाने वाली खबरें और आर्टिकल रोक सकते हैं। हाँ, अपने फोटोग्राफ़र को और डिजिटल शूट के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो अब भी उतनी ही मायूस थी। तुम जॉब छोड़ना चाहती हो? शहला ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उसे बराह रास्त पूछा। पता नहीं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। कन्फ्यूज़ क्यों हो? अगर ये सब तुम्हें पसंद नहीं है तो जॉब छोड़ दो, कुछ और कर लो। शहला ने उसे खट से मशवरा दिया। और क्या करूं? तुम एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हो, वो ज्वाइन करो। नहीं, मैं अभी एनजीओ ज्वाइन करना नहीं चाहती। मैं कुछ अर्सा जर्नलिज्म के साथ ही मुंसलिक रहना चाहती हूँ। अलीज़ा ने फ़ौरन इनकार किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? काम करती रहो। मगर ये वो जर्नलिज्म नहीं है जिसके साथ मैं मुंसलिक होना चाहती हूँ। ना ही ये वो काम है जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा है, कुछ वक्त अगर कुछ वक्त के बाद भी सब कुछ ऐसा ही रहा तो फिर
پھر مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے وقت ضائع کیا، اور اتنے عرصہ میں یہ بات کرتے رہنے سے شاید میری ساری تخلیقی صلاحیت بھی ختم ہو جائے۔ علیزہ نے شیلا کی بات کرتے ہوئے کہا، تم یہ کام کرنا بھی چاہتی ہو اور اس سے خوش بھی نہیں ہو۔ ایسا کرتے ہیں، ایڈیٹر سے بات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہمیں شو بزنس کے بجائے کوئی دوسرا پیج دے دیں۔ شہلا نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، میں میگزین کے بجائے کسی اخبار کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ علیزہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا، علیزہ تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تجربے کے بغیر کوئی اخبار بھی تمہیں جاب آفر نہیں کرے گا، ذرا حقیقت پسندی سے کام لو۔ شیلا نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر یہ بند کمرے کی جرنلزم میں نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ آفس بیٹھے بٹھائے پورا میگزین تیار ہو جاتا ہے، کھانے کی ترکیب سے لے کر کپڑوں کے ڈیزائن تک، اور آرٹیکل سے لے کر شوبز کی خبروں تک، ہر چیز ادھر ادھر سے اٹھا لی جاتی ہے، حتیٰ کہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز تک ادھر ادھر سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کہ یہ جرنلزم ہے؟ تم ضرورت سے زیادہ تنقید کر رہی ہو علیزہ۔ نہیں، میں ضرورت سے زیادہ تنقید نہیں کر رہی، میں نے ایک ہفتے میں جو دیکھا ہے وہی بتا رہی ہوں۔ اتنا جھوٹ چھاپا جا رہا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ جس مقامی آرٹسٹ کے انٹرویوز کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، اس کے بارے میں اپنے پاس سے خبریں گھڑ کر لگا دی جاتی ہیں۔ وہ آرٹسٹ اچھا ہے جو انٹرویوز دینے پر فوراً تیار ہو جائے گا، جو انکار کرے وہ برا ہے۔ اس کا پورا ماضی، حال اور مستقبل کھود کر رکھ دو، اس کی پرسنل لائف کی دھجیاں اڑا دو، اس کی دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی خبریں شائع کر دو، اس کے نام نہاد افیئرز کی تفصیلات چھاپنا شروع کر دو، اور یہ سب تب تک کرتے رہو جب تک وہ مجبور ہو کر آپ سے رابطہ نہ کر لے۔ کہ یہ جرنلزم ہے؟ وہ خاصی دل برداشتہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے تم جاب چھوڑ دو، فضول کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو تو 2 منٹ لگاؤ اور وہ کام چھوڑ دو۔ شیلا نے اسے مشورہ دیا، میں اتنی جلدی جاب چھوڑ دوں گی تو نانو کیا کہیں گی؟ میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے اندر مستقل مزاجی ہے، میں اتنی نازک نہیں ہوں کہ جاب کی ٹینشن سے گھبرا کر بھاگ جاؤں۔ وہ پہلے ہی مجھے منع کر رہی تھی کہ میرا جاب والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، اس لیے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو تم کچھ عرصے تک مستقل مزاجی دکھاؤ، کام کرو، پھر چھوڑ دینا، کوئی اخبار جوائن کر لینا۔ شیلا نے ایک بار پھر اسے کہا، ویسے بھی میں صبح آفس آؤں گی تو ایڈیٹر سے کہوں گی کہ ہمیں مختلف سوشل ایکٹیویٹیز کی رپورٹنگ کے لیے بھیجوائے، یہ آفس والا کام نہ دے۔ شیلا نے لاپرواہی سے کہا، وہ مان جائیں گی؟ کیوں نہیں مانیں گی؟ فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ، اتنا لحاظ تو ضرور کریں گی۔ ٹھیک ہے، پھر تم صبح آفس آؤ، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ اگر وہ ان ایونٹس کو کوریج کے لیے بھیجنے پر تیار نہ ہوئیں تو پھر میں جاب چھوڑ دوں گی، اگرچہ نانو کے سامنے خاصی شرمندگی ہوگی مجھے، مگر جو کام مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ میں نہیں کروں گی۔ شیلا نے اسے تسلی دی۔ علیزہ نے فون رکھ دیا۔ شہباز منیر کے قتل کو اس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ فالو کیا تھا، اگرچہ اس دن عمر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر پھر بھی علیزہ کو امید تھی کہ وہ اس کے قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ قتل اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ قتل کس نے کروایا تھا۔ شاید اس لیے اسے امید تھی کہ اگر وہ براہ راست اس بارے میں کچھ نہ بھی کر سکا تو کسی نہ کسی طرح انکل ایاز کا نام ضرور میڈیا میں آ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی ہفتے تک وہ تمام اخبارات کی ایک ایک خبر پڑھتی رہی۔ شہباز منیر کے قتل نے کچھ عرصے تک صحافیوں میں ہلچل ضرور مچائی تھی، اس کے لیے چند جلوس بھی نکلے تھے، اور اس کے اپنے اخبارات نے چند روز ہڑتال بھی کی تھی۔ روز اس کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کسی نہ کسی اخبار میں پیش ہوتا رہا، مگر پھر اس خبر پر گرد بیٹھ گئی۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے اس کی بیوہ کے لیے ایک چیک جاری کر دیا گیا، جس کی تفصیل بھی اخبار میں آئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے اسے ایک پلانٹ بھی دے دیا گیا۔ یہ قدر حیران کن تھا، خاص طور پر تب جب گورنمنٹ خود جانے والی تھی، مگر علیزہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس چیک اور پلانٹ کے پیچھے کس کی مہربانی کار فرما تھی۔ 1-2 ماہ بعد یکدم گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، اور پولیٹیکل سیٹ اپ کے بدلے میں شہباز منیر کا قتل مکمل طور پر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اخبارات کے صفحے اب سیاسی خبروں اور بیانات سے بھرپور ہونے لگے۔ اگلے انتخابات کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ اتنے دھوم دھڑکے میں کس کو یاد تھا کہ شہباز منیر نام کا ایک شخص تھا جس نے ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی
अहमकाना बातों की वजह से अपने मुल्क की तरफ वापस हिजरत की थी। वो अपनी मर्जी से 20वीं सदी से वापस 11वीं सदी में आ गया था। फिर उसने अपने एक दोस्त की अहमकाना बातों में आकर लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश की थी। 12वीं सदी के लोगों के सामने 20वीं सदी की जुर्रत दिखाने की कोशिश की थी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। उसके साथ वही किया गया था जो करना चाहिए था। इस मुल्क को किसने कितना खून दिया था ये याद रखने वाली बात नहीं थी। इस मुल्क में किसने कितना खून लिया है शायद याद उन्हें ही रखा जाता है। शहबाज मुनीर को भी बुला दिया गया था, मगर अलीज़ा को वो याद था और हर बार उसका ख्याल आने पर उसे उमर से शिकवा होने लगता। उसने इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भुला दिया था? क्या उसे याद नहीं कि शहबाज मुनीर की मौत की वजह वही था? वो कम से कम एक बार उससे इस बारे में बात ज़रूर करना चाहती थी। मगर उमर से अगले कुछ माह उसकी मुलाकात नहीं हुई। अंकल अयाज और अंकल जहांगीर के साथ उसकी क्या सेटलमेंट हुई थी वो नहीं जानती थी, मगर वो उसी दिन चला गया था। उसके बारे में दोबारा अखबार में कोई खबर नहीं आई थी और ना ही वो मुअत्तल हुआ था। अगले चंद माह के दौरान जो वाहिद खबर लीज़ा तक पहुंची थी वो उसकी एक बहुत अच्छे शहर में पोस्टिंग की थी और फिर उसने अपना सामान एनेक्सी से मंगवा लिया था। वो सामान लेने खुद नहीं आया था। उसने नानू से फ़ोन पर बात करके उन्हें अपना सामान मंगवाने के बारे में बता दिया था और नानू ने अपनी निगरानी में उसके भिजाए हुए ट्रक पर सामान लोड करवा दिया था। अलीज़ा ने एक दिन नानू से शहबाज मुनीर के कत्ल के बारे में बात करने की कोशिश की और वो इस वक्त सुन हो गई जब नानू ने बहुत इत्मीनान से कहा, ये मर्दों के मामलात हैं, उन्हें पता है किस तरह लोगों को डील करना है। गलती उमर की है, उसने क्यों शहबाज मुनीर को इस्तेमाल करने की कोशिश की? मगर नानो, क्या अंकल अयाज को ये हक पहुंचता है कि वो किसी को कत्ल कर दें? उसने कौन सा अपने हाथ से किसी को कत्ल किया है? अपने आदमियों को उसने शहबाज को डराने धमकाने के लिए कहा था। अब उन्होंने कत्ल कर दिया तो वो क्या कर सकता था? वो उनकी मंतक पर हैरान रह गई। अपने हाथ से कत्ल करने वाला ही कातिल नहीं होता, कत्ल करवाने वाला भी मुजरिम होता है। उसे नानो की बात पर अफसोस हुआ। हमें इस बारे में बहस करने की या परेशान होने की क्या ज़रूरत है? न हमारा शहबाज मुनीर से कोई ताल्लुक है, न ही इस वाक़े के बारे में हम में से किसी से पूछताछ किया गया है। अयाज ने जैसे बेहतर समझा मामले को डील किया। नानो अभी भी मुतमईन थी। मगर नानो, अंकल अयाज ने एक गलत काम किया है। जो कुछ शहबाज करने जा रहा था वो भी ठीक नहीं था। हमारे ख़ानदान की बहुत रुसवाई होती अगर वो जहांगीर के बारे में वो रिपोर्ट शाया कर देता। मेरे सारे बेटों का करियर मुतासर होता। अब जाहिर है अयाज खामोश तो नहीं बैठ सकता था, मगर शहबाज जो कुछ शाया करने जा रहा था वो झूठ नहीं था, सच था। अगर ख़ानदान की इज्जत की बात थी तो अंकल जहांगीर ने क्यों इस तरह के काम किए? वो इस वक्त ये सब कुछ सोचते जब वो रुपए के लिए अपने ओहदे का बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मगर शहबाज मुनीर को दूसरों के ज़ाती मामलात में दखल देने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाती मामलात? नानो, ये अंकल जहांगीर के ज़ाती मामलात नहीं हैं। वो उनके किसी स्कैंडल या अफेयर के बारे में खबर शाया नहीं कर रहा था। वो उन अहम फाइल्स की बात कर रहा था जिन्हें बेचकर उन्होंने कई मिलियन डॉलर्स बनाए हैं। फिर भी शहबाज मुनीर का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक था? उसने क्यों? अलीज़ा ने नानो की बात काट दी। नानो, उसने अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश की थी। उसने कोई गलत काम नहीं करना चाहा। आपको ये कुछ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपके अपने बेटे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आप शहबाज मुनीर की माँ बनकर सोचें तो आपको एहसास होगा कि उसको एक सही काम की सज़ा दी गई है। आज कोई अंकल अयाज को इस तरह बेरहमी से मार दे तो आप क्या महसूस करेंगी? लीज़ा, तुम फजूल बकवास मत करो। ये फजूल बकवास नहीं है नानो, ये सच है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो मैं करूं या आप। कत्ल वो जुर्म है कि अगर आम आदमी करेगा तो कानून उसे फांसी पर लटका देगा, मगर अंकल अयाज जैसे लोग करें या करवाएं तो उसकी जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं हम या आप? और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि गलत चीज़ को गलत कहें और गलत काम करने वाले पर तनकीद करें, उसके हाथ मजबूत करने की कोशिश तो ना करें। अलीज़ा, ये सब तुम्हारे सोचने और करने का काम नहीं है। बेहतर है इन मामलात के बारे में तुम कोई तबसरा ना करो। अगर अयाज को पता चल गया तो वो बहुत नाराज़ होगा। नानू ने उसे जैसे धमकाने की कोशिश की। वो नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, मैं उनसे खौफज़दा नहीं हूँ। आपकी तरह उनकी नाराज़गी के खौफ से उनकी हमाकत को जस्टिफाई नहीं कर सकती।
اور نہ ان کی حمایت کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر بری طرح جھنجلا رہی تھی۔ نانو اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ جب سے تو نے جاب شروع کی ہے تم کچھ زیادہ بدتمیز نہیں ہو گئی؟ وہ بے اختیار ان کی بات پر ہنس پڑی۔ بدتمیز؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں نانو، بدتمیزی کو جاب سے منسلک کر رہی ہیں۔ جاب کا اس سب سے کیا تعلق؟ میں جاب نہ بھی کرتی تب بھی اس واقعے کے بارے میں میرا رد عمل یہی ہوتا، خاص طور پر خود انکل ایاز کے منہ سے سننے کے بعد کہ انہوں نے شہباز کو قتل کروایا ہے۔ فرض کرو میں بھی تمہاری طرح یہ سب کہنے لگوں تو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ میرا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں انہیں اب اس عمر میں اچھائی اور برائی کا فرق سمجھا سکوں۔ وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں، خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ نانو نے پہلی بار دھیمی آواز میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ نانو، کم از کم اتنا تو آپ کر سکتی ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو غلط کہیں، انکل ایاز کے ساتھ بحث کریں، ان کی ہر بات پر سر نہ جھکا دیں۔ نانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو یہ سب کچھ؟ بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے علیزہ سے پوچھا۔ میں؟ ہاں تم بحث کر سکتی ہو ایاز سے یا اپنے کسی دوسرے انکل سے، ان سے یہ کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے غلط کیا۔ نانا نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں یہ سب ان سے کہوں گی بھی۔ میں آپ کی طرح ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گی۔ کم از کم آپ علیزہ اسکندر سے اس بات کی توقع نہ کریں۔ وہ یک دم اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ نانو حیرانی سے اس کو جاتے دیکھتی رہی۔ علیزہ کا یہ رخ پہلی دفعہ ان کے سامنے آیا تھا۔ شیلا کے کہنے پر انہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ یہ کام کسی حد تک دلچسپ تھا اور کچھ عرصے تک تو علیزہ کو واقعی اپنے کام میں لطف آنے لگا۔ شہر میں ہونے والی مختلف سماجی تقریبات کے دعوتی کارڈز ان کے آفس آتے رہتے۔ وہ ایک دن میں بعض دفعہ 3-4 جگہوں پر بھی جاتی۔ ادبی محفلیں، مختلف نمائشیں، میوزک کنسرٹس، سوشل گیدرنگ۔ بہت کم عرصے میں وہ ان جگہوں پر پہچانی جانے لگیں، مگر جہاں تک اطمینان کا تعلق تھا وہ ابھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھی۔ یہ سب بیکار کام ہے جو کچھ تم اور میں کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور بہتری نہیں آ سکتی۔ وہ اکثر شیلا سے کہتی۔ تو تم کوئی انقلاب لانا چاہتی ہو؟ شیلا مذاق میں کہتی۔ نہیں، میں کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو کام میں کروں اسے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری تو آئے۔ صرف ایک جاب کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، میں چاہتی ہوں میرے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تم اچھی بھلی تھی علیزہ، بس کچھ عرصے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں۔ شیلا تبصرہ کرتی۔ اس ملک میں اتنی غربت ہے شیلا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ خراب نہ ہو۔ سوشیولوجی پڑھنے کے بعد بھی اگر میں تمہاری طرح مطمئن بیٹھی یہ سوچتی رہوں کہ ایک دن کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو شاید اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی۔ یار میں کب منع کر رہی ہوں، تمہیں رزلٹ آ جائے کوئی NGO جوائن کر لینا، سوشل ورک کرنا چاہتی ہو تو کر لینا، پھر دیکھ لینا کتنی تبدیلیاں لے کر آتی ہوں۔ ایک شخص سب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر جس حد تک تبدیلی لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایک پیسو آبزرور بن کر تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ شیلا اس کی باتوں سے قائل ہوتی یا نہ ہوتی مگر خاموش ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ علیزہ کا وقتی جنون ہے جو کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس شام بھی وہ ایک میوزک کنسرٹ کی کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ کنسرٹ 9 بجے کے قریب ختم ہو گیا۔ وہ کنسرٹ ختم ہونے سے کچھ پہلے ہی ہال سے نکل آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کنسرٹ ختم ہونے کے بعد اتنا رش ہو جائے گا کہ ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کنسرٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف آ رہی تھی جب انہوں نے اپنے پیچھے کچھ کہکے سنے۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ 4 لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو ان سے کچھ فاصلے پر تھا مگر ان لوگوں کی نظریں انہیں پر جمی ہوئی تھیں۔ واضح طور پر وہ انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف جانے لگیں۔ یہ ہیں ہمارے نئی جنریشن جنہوں نے 21ویں صدی میں اس ملک کو لیڈ کرنا ہے۔ 3 cheers for them۔ شیلا نے چلتے ہوئے بلند آواز میں تلخی میں کہا۔ علیزہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان لڑکوں کی آوازیں اور کہکے اب اور بلند ہو گئے تھے۔ وہ لوگ مسلسل ان کے پیچھے آ رہے تھے۔
क्या ख्याल है, मुड़ कर कुछ कहा जाए उनसे? शैला ने सरगोशी में अलीज़ा से पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, फिर ये खुद ही दफ़ा हो जाएंगे, अलीज़ा ने भी सरगोशी में जवाब देते हुए कहा। मगर ये लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं, शैला ने कुछ एहतजाज किया। करने दो, हमारे रुकने पर ये बात तो नहीं आएंगे, ख्वामख्वाह बात बढ़ जाएगी, और ये लोग यही चाहते हैं, अलीज़ा ने उसे समझाया। शैला मुतमईन नहीं हुई, लेकिन खामोश ज़रूर हो गई। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच गई थी, जबकि वो चारों लड़के भी पार्किंग में दाखिल हो गए। अलीज़ा और शैला ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। अलीज़ा गाड़ी ड्राइव करते हुए सड़क पर ले आई। वो दोनों बड़े मुतमईन अंदाज में बातें कर रही थी जब अलीज़ा ने बैक व्यू मिरर में एक गाड़ी को बड़ी तेज़ी से अपने पीछे आते देखा। गाड़ी उन्हें ओवरटेक करने की बजाय उनके पीछे गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगी। गाड़ी में वही चारों लड़के सवार थे। अलीज़ा ने पहली ही नज़र में उन्हें पहचान लिया। ये तो पीछे आने लगे हैं, अब क्या करें? अलीज़ा ने कुछ परेशान होकर शैला से कहा। तुम कार की स्पीड आहिस्ता करो, हो सकता है आगे निकल जाए। अलीज़ा ने शैला के मशवरे पर अमल करते हुए कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। इन लड़कों ने भी अपनी कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। शैला ने बेइख्तियार अपने दांत पीसे। ये जलील पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम स्पीड बढ़ा दो, देखते हैं क्या हो सकता है। अलीज़ा ने यकदम कार की स्पीड बढ़ा दी। इन लड़कों की कार अब बराबर चलने की बजाय उनकी कार के पीछे आ रही थी। कुछ देर तक वह मुख्तलिफ सड़कों पर कार भगाती रही, मगर वो गाड़ी मुसलसल उनके पीछे रही। तुम मेरे घर ही चलो, हो सकता है वहाँ पीछे छोड़ दें, शैला ने उससे कहा। लेकिन रास्ते में अगर इन लोगों ने गाड़ी रोक ली तो तुम्हारे घर के रास्ते पर इस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती, अलीज़ा ने अपने खदशे का इजहार किया। तुम स्पीड बहुत तेज़ रखो और उन्हें ओवरटेक न करने देना। एक बार मेरे घर के बाहर गाड़ी पहुंच गई तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। चौकीदार 1 मिनट में गेट खोल देगा, ना भी खोला तो बाहर तो आ ही जाएगा, फिर ये लोग वहाँ नहीं रुकेंगे। मगर मुझे तो अभी अकेले ही घर जाना है, तुम गाड़ी अंदर ले आना, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद चेक कर लेंगे। ये लोग बाहर तो नहीं हैं, फिर तुम चली जाना। ऐसे ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, हमें अंदर ज़्यादा देखकर दफ़ा हो जाएंगे, ये बस खौफज़दा कर रहे हैं हमें, शैला ने कहा। अलीज़ा ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय गाड़ी इस रोड पर मोड़ दी जहाँ शैला की कॉलोनी थी। बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वो शैला के घर पहुंची थी। इन लड़कों की गाड़ी भी अब पूरी रफ्तार से उनके पीछे थी और उनकी गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मुड़ते देखकर उन्होंने 2-3 बार ओवरटेक करने की कोशिश की, मगर अलीज़ा बार बार कार की रफ्तार बढ़ाती रही। शैला के गेट के सामने पहुंचते ही उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया और कार रोक दी। वो लड़के तेज़ी से उनकी गाड़ी के पास से गुजरे और फिर अलीज़ा ने उनकी कार की रफ्तार कम होते देखी। चौकीदार तब तक गेट खोल चुका था। अलीज़ा बर्क रफ्तारी से कार अंदर ले गई। इन दोनों ने पीछे मुड़कर चौकीदार को गेट बंद करते देखा और उनकी जान में जान आई। एक बात तो तय है, मैं दोबारा कभी रात को अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, अलीज़ा ने गहरी सांस लेते हुए कार की सीट के साथ टेक लगाई। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये लोग दफ़ा हो गए होंगे, सारा मूड करद कर दिया उन्होंने। मैं चौकीदार से कहती हूँ ज़रा बाहर झांक कर देखें, शैला ने कार से निकलते हुए कहा। वो अब गेट की तरफ जा रही थी। अलीज़ा ने बैक व्यू मिरर से चौकीदार से बात करते हुए उसे देखा। चौकीदार चंद लम्हों के बाद छोटा गेट खोलकर बाहर निकल गया। शैला वापस अलीज़ा के पास आ गई। अब या तो तुम आज रात यहीं रह लो या फिर चंद घंटों के बाद चली जाना, इतनी घबराहट में कार चलाओगी तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नानू अकेली हैं और चंद घंटों के बाद क्या होगा, सड़कें और सुनसान हो जाएंगी। मैं चला लूँगी गाड़ी, तुम फिक्र मत करो, कुछ देर पहले भी तो चलाई है, लीजा ने उसे तसल्ली दी। चौकीदार अब वापस अंदर आ गया और उसने सड़क खाली होने की इतला दी। बस ठीक है, मैं चलती हूँ, अलीज़ा ने कार स्टार्ट कर दी। जाते ही मुझे फ़ोन कर देना, मैं इंतज़ार करूँगी, शैला ने कहा। अलीज़ा सर हिलाते हुए गाड़ी को रिवर्स करने लगी। बैरूनी सड़क वाकई खाली थी। अलीज़ा कुछ और मुतमईन होगी। तेज़ रफ्तारी से उसने ज़ैली सड़क अबूर की और फिर एक टर्न लेते ही उसका सांस रुक गया। इन लड़कों की गाड़ी अब वहाँ खड़ी थी और वो गाड़ी से बाहर खड़े थे। अलीज़ा गाड़ी वापस नहीं मोड़ सकी, अब उसका वक्त नहीं रहा था।